गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2। जैसा कि आपको हमने बताया था कि हमने 26 से लेकर 29 मार्च के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे, जिसके हम पार्ट 1, 2, 3 और 4 डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 हम डिस्कस कर लिया था पिछले वीडियो में। आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2। उस वीडियो में हमने आपको ये भी बताया था कि जो हमने पार्ट डिस्कस करे हैं वो ABC में डिवाइड किए हैं। ए पार्ट में हम MCQs डिस्कस करते हैं, बी में हम जो भी आपकी करंट में न्यूज़ अभी हाल ही में चर्चा में रही हैं वो हम डिस्कस करते हैं। वहीं सी में हम डिस्कस करते हैं अपने प्रीवियस लेक्चर के क्वेश्चन को जो होमवर्क में दिए थे, और जो इस लेक्चर से आपके क्वेश्चन बनेंगे वो हम पार्ट सी में डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। किस राज्य की सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम और बचाव के लिए मेरी सुरक्षा मेरा मास्क अभियान शुरू किया है? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, नोट कर लीजिएगा इसको। मेरी सुरक्षा मेरा मास्क अभियान किस राज्य की सरकार द्वारा शुरू किया गया? तो जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा वो है आपका ऑप्शन है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने मेरी सुरक्षा मेरा मास्क अभियान शुरू किया है। कोविड-19 से अगर रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देख लें तो कोरोना वायरस की शुरुआत, जैसा कि आप सभी को पता है, कि चीन के वुहान शहर से हुई थी। वुहान से पहले कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी को कोविड-19 नाम दिया है, ये भी आपको पता होगा। वुहान कोरोना वायरस को SARS-CoV-2 दिया गया है। कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर अगर पूछ लें तो इसका कैसा है, तो आपका आंसर बनेगा क्राउन। वहीं अगर हम बात करें कोरोना वायरस मानव शरीर के किस तंत्र को प्रभावित करता है, तो आपका आंसर बनेगा श्वसन तंत्र। कोविड-19 वैक्सीन पाने वाले इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पहले भारतीय पूछ सकता है, तो आप याद रखिएगा मनीष कुमार पहले भारतीय थे जिनको कोविड-19 वैक्सीन दी गई थी। कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक में अगर शीर्ष देश की अगर हम बात करें तो टॉप पे आपका रहा था न्यूजीलैंड। वहीं आपकी भारत की रैंक थी 86वें स्थान पर आपका भारत रहा था। कोवैक्स पहल के तहत मुफ्त टीका प्रदान करने वाला विश्व का पहला देश था आपका घाना। कोरोना वायरस ऐप आरोग्य सेतु के ब्रांड एम्बेसडर की अगर हम बात करें तो अजय देवगन। अगर हम बात करें मेरी सुरक्षा मेरा मास्क अभियान, जैसा कि जिस पे क्वेश्चन था आपका, तो यह एक जागरूक अभियान है और राज्य में बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए मेरी सुरक्षा मेरा मास्क अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत कोरोना वायरस से बचाव और उपायों के लिए लोगों को जागरूक किया जाएगा। अब हम डिस्कस कर लेते हैं मध्य प्रदेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। यहाँ के मुख्यमंत्री आपके शिवराज सिंह चौहान हैं, बीजेपी पार्टी के। मध्य प्रदेश के गवर्नर की अगर बात करें आनंदीबेन पटेल, ये आपकी यूपी की भी गवर्नर हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश की अगर हम बात करें तो मोहम्मद रफ़ीक। मध्य प्रदेश की लोकसभा सीट की अगर हम बात करें तो 29, राज्यसभा सीट की अगर हम बात करें तो 11। अगर आप बात कर लें विधानसभा सीटों की, तो यहाँ पे विधानसभा सीटें हैं आपकी 230। मध्य प्रदेश के 5 पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। याद रखिएगा ये पॉइंट आप। कुछ राष्ट्रीय उद्यान दिए गए हैं जो आपके मध्य प्रदेश में हैं। तो पहला है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। ये जो आपके कान्हा, माधव, बांधवगढ़ और पन्ना हैं, ये आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। वहीं अगला है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, मेंडला प्लांट, फेसिल, यह सभी नेशनल पार्क आपके मध्य प्रदेश में सिचुएटेड हैं। अगर हम बात करें कर्क रेखा की, तो मध्य प्रदेश राज्य से होकर कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें आपका मध्य प्रदेश भी शामिल है। 8 राज्य कुछ आपके इस प्रकार हैं: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। किस राज्य को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? तो आपका मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जिसको टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो याद रखना मिथाइल आइसोसाइनेट। ये भी आपका एग्जाम का क्वेश्चन है, पूछा गया था, मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है। सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? ये भी आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश के अगर हम मंदिर की बात कर लें तो योगिनी मंदिर, खजुराहो, महाकालेश्वर मंदिर, उज्जैन, खजुराहो के मंदिर, ये सब आपके मध्य प्रदेश में स्थित हैं। मध्य प्रदेश का अगर हम एयरपोर्ट की बात करें तो राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट भोपाल में आपके मध्य प्रदेश के। देवी अहिल्याबाई एयरपोर्ट, ये आपके मध्य प्रदेश के इंदौर में। अगर हम टॉप 5 अभियान को डिस्कस करें तो एक जिला एक शिल्प अभियान, ये मध्य प्रदेश ने शुरू किया है। सुपोषित माँ अभियान को राजस्थान की सरकार ने शुरू किया है।
नो योर कॉन्स्टिट्यूशन नामक अभियान को ओम बिरला ने शुरू किया है। गुजरात राज्य की सरकार ने पक्षियों के लिए करुणा अभियान 2021 को शुरू किया है, याद रखिएगा। हरित और स्वच्छ ऊर्जा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए सक्षम अभियान को पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। ये कुछ आपके ऐसे पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं, डायरेक्टली एग्जाम में एग्जामिनर पूछ सकता है। के 48वें मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी CJI के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा? ये आपका अभी हाल ही में चर्चा में रहा है, तो आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो है NV रमन्ना। इनको अब 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में चुना गया है। अगर हम बात करें इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट की, तो 23 अप्रैल 2021 को शरद अरविंद बोबडे, जो अभी वर्तमान में भारत के चीफ जस्टिस हैं, इनके कार्यकाल समाप्त होने पर 24 अप्रैल 2021 को NV रमन्ना भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। कुछ मुख्य न्यायाधीश अगर हम एक नज़र में देख लें तो भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये आप चाहें तो नोट कर लें, वरना स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बाकी PDF मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगा इसकी, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा इसे। हाँ, तो हम बात कर लेते हैं भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जेकानिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? आप सभी को पता है, राष्ट्रपति। भारत के मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो अपना त्यागपत्र भी भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को ही देता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की योग्यता क्या होती है? तो सबसे पहली बात, वह तो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी बात, किसी अदालत का 5 वर्ष तक जज रहा हो, ठीक है। तीसरी चीज़, किसी अदालत में 10 वर्ष तक वो वकील रहा हो। ये या इसकी योग्यता है भारत के मुख्य न्यायाधीश होने के लिए। भारत के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है? तो याद रखिएगा 65 वर्ष इसका कार्यकाल होता है। संविधान के अनुच्छेद की अगर हम बात करें तो किस अनुच्छेद में भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में बताया गया है? तो 124 के क्लॉज A में भारत के मुख्य न्यायाधीश के बारे में बताया गया है। तीसरा हमारा है केला महोत्सव। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे फेस्टिवल से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में देखने को आपको मिलेंगे। तो केला महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा वो थर्ड क्वेश्चन का बनेगा, पहला उत्तर प्रदेश, ठीक है। यूपी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। केला महोत्सव उत्तर प्रदेश के राज्य में इसका आयोजन किया गया है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जैसा आप सभी को पता है कि योगी आदित्यनाथ ने कुशीनगर में 4 दिवसीय बनाना फेस्टिवल का उद्घाटन किया, ठीक है। इस महोत्सव को केले के रेशे से बनाए गए कपड़े, चप्पल, दरी और घर की सजावट के लिए बनाए जाने वाले सामान को प्रदर्शित किया गया है। और उत्तर प्रदेश के कुशीनगर केले की खेती के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। इससे पहले उत्तर प्रदेश के झांसी में स्ट्रॉबेरी महोत्सव, लखनऊ में राज्य गुड़ महोत्सव, सिद्धार्थनगर में काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन किया गया था। ये फेस्टिवल आपको याद रखने हैं, ठीक है। अभी हाल ही में केला महोत्सव भी बनाया गया है, लेकिन इससे पहले उत्तर प्रदेश के झांसी में स्ट्रॉबेरी महोत्सव, लखनऊ में राज्य गुड़ महोत्सव, सिद्धार्थनगर में काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन किया गया था। अगर हम बात कर लें उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो इसकी राजधानी एवरीवन नोज अबाउट दैट, सभी को पता है इसके बारे में, ठीक है। तो इसकी राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आनंदीबेन पटेल यहाँ की आपकी गवर्नर है। उत्तर प्रदेश के अगर हम मुख्य न्यायाधीश की अगर हम बात करें तो गोविंद माथुर, ठीक है। गोविंद बल्लभ पंत यहाँ के पहले CM थे आपके यूपी के, लेकिन मुख्य न्यायाधीश यहाँ के वर्तमान में कौन है? गोविंद माथुर। उत्तर प्रदेश के राज्य के पशु बारहसिंगा, राज्य के पक्षी सारस, राज्य के फूल पलाश, राज्य के वृक्ष अशोक। उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीट 80, राज्यसभा सीट 31 और विधानसभा सीट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा 404, ठीक है। उत्तर प्रदेश का एक पड़ोसी देश है जो है नेपाल। उत्तर प्रदेश की सीमा से उत्तर प्रदेश की सीमा जो है 8 राज्यों से लगती है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। दिल्ली को अगर मिला दें तो उत्तर प्रदेश के 9 पड़ोसी राज्य होते हैं, लेकिन अभी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है, ठीक है। अगर हम टॉप 5 महोत्सव की बात करें तो हेरात त्यौहार जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। सरस आजीविका मेला 2021 का उद्घाटन नरेंद्र सिंह तोमर ने किया है। अट्टुकल पोंगला महोत्सव केरल राज्य में मनाया गया है। उद्यान महोत्सव 2021 का आयोजन बिहार राज्य में किया गया है। टिहरी झील महोत्सव का आयोजन उत्तराखंड राज्य में किया गया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, आपको याद रखने हैं। चौथा क्वेश्चन है हमारा,
आईसीसी द्वारा जारी T20 इंटरनेशनल महिला बल्लेबाजी की रैंकिंग में किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन ए। ठीक है, शेफाली वर्मा। ये बहुत अच्छी प्लेयर हैं आपकी वुमेन क्रिकेट की। तो आईसीसी ने T20 इंटरनेशनल महिला बल्लेबाजों की रैंकिंग जारी कर दी है और अंतर्राष्ट्रीय महिला T20 खिलाड़ियों की बल्लेबाजी की रैंकिंग में भारत की शेफाली वर्मा अब दुनिया के नंबर 1 महिला T20 बल्लेबाज हैं। शेफाली वर्मा ने यह उपलब्धि भारत और दक्षिण अफ्रीका की महिला टीम के बीच लखनऊ में खेले गए दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच के दौरान हासिल की है। शेफाली वर्मा ने T20 अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया की धाकड़ महिला बल्लेबाज बेथ मूनी को पछाड़कर पहला स्थान हासिल किया है। आईसीसी, जैसा कि हम पहले वीडियो में इससे लास्ट वाले वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। तो विश्व में किस क्रिकेट मैच को रेगुलेट कौन करता है? तो आपका आंसर बनेगा आईसीसी। इसकी फुल फॉर्म अगर पूछ लिया आपसे तो बहुत आसान है और सभी को पता भी होगी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसकी फुल फॉर्म है, जिसको हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद भी कहते हैं। इसकी स्थापना 15 जून 1909 में हुई थी। इसका मुख्यालय दुबई, संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में है। अध्यक्ष इसके ग्रेग बार्कले हैं। इसके CEO अनुगामी हैं। आईसीसी दशक पुरस्कार 2020 की अगर हम बात करें तो आईसीसी के दशक के सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर के लिए सर गारफील्ड सोबर पुरस्कार किस खिलाड़ी को मिला? तब आपका आंसर बनेगा विराट कोहली। भारत के वर्तमान में इंडियन टीम के कैप्टन हैं। आईसीसी के दशक की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर के लिए रेचल हीहो फिलिंड पुरस्कार किस खिलाड़ी को मिला? तो याद रखना, ऑस्ट्रेलिया की एलिस पेरी को ये पुरस्कार दिया गया है। आईसीसी के दशक के सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर किस खिलाड़ी को मिला है? तो ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ। आईसीसी के दशक सर्वश्रेष्ठ पुरुष एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर किस खिलाड़ी को मिला है? तो ये भी आपके भारत के वर्तमान में जो इंडियन टीम के कैप्टन हैं, इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन हैं विराट कोहली, उनको ये अवार्ड दिया गया है। आईसीसी की दशक की सर्वश्रेष्ठ एक दिवसीय महिला क्रिकेटर किस खिलाड़ी को चुना गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के एलिस पेरी। आईसीसी के दशक के सर्वश्रेष्ठ पुरुष T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट किस खिलाड़ी को चुना गया है? तो राशिद खान, अफगानिस्तान के बहुत अच्छे बॉलर रही हैं, स्पिनर। आईसीसी की दशक की सर्वश्रेष्ठ महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर किस खिलाड़ी को चुना गया है? तो ये भी आपके ऑस्ट्रेलिया की एलिस पेरी हैं। आईसीसी के दशक के सर्वश्रेष्ठ पुरुष एसोसिएट क्रिकेट किस खिलाड़ी को चुना गया है? तो ये स्कॉटलैंड के काइल कोएट्जर हैं। ठीक है। आईसीसी की दशक की सर्वश्रेष्ठ महिला एसोसिएट क्रिकेट किस खिलाड़ी को चुना गया है? तो ब्राइस कैथरीन। आईसीसी के दशक का क्रिकेट भावना पुरस्कार किस खिलाड़ी को चुना गया है? तो ये आपका आंसर बनेगा माय फेवरेट महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है, भावना पुरस्कार, आईसीसी के दशक का भावना पुरस्कार आपके महेंद्र सिंह धोनी को दिया गया है। जो आपका पाँचवा क्वेश्चन है वो है 24 मार्च 2021 को असम राइफल्स का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 5 वो आपका बनेगा ए, 186वां स्थापना दिवस असम राइफल्स का अभी 24 मार्च 2021 को मनाया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लें। तो 24 मार्च 2021 को असम राइफल्स ने अपना 186वां स्थापना दिवस मनाया है। असम राइफल्स भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है। इस बल का गठन 24 मार्च 1835 को हुआ था और इस बल को पूर्वोत्तर का प्रहरी भी कहा जाता है। ठीक है, ये आप याद रखना, इसी बल को पूर्वोत्तर का प्रहरी भी कहते हैं। और असम राइफल्स का गठन 1835 में कछाड़ लेवी के नाम से किया गया था। टॉप 5 संगठन के स्थापना दिवस देख लेते हैं एक नज़र में। तो भारतीय रेलवे की स्थापना 16 अप्रैल, भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर, भारतीय थल सेना की स्थापना 15 जनवरी, भारतीय नौसेना की स्थापना 4 दिसंबर, भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना 1 फरवरी। ठीक है। वहीं अगर हम बात करें फरवरी महीने के महत्वपूर्ण दिवस, तो ये आप PDF में देख लीजिएगा एक बार, क्योंकि पिछले जितने भी मैंने वीडियो अपलोड किए हैं उन सब में मैंने फरवरी से रिलेटेड आपके ये डेज डिस्कस किए थे। तो आप ये PDF के माध्यम से इसको पढ़ लीजिएगा एक बार। अगला क्वेश्चन हम डिस्कस कर लें। छठा क्वेश्चन है हमारा माई ओन लिटिल वर्ल्ड। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा वो आपका बनेगा ऑप्शन डी। ये करेक्ट आंसर जो आपका है MS किमाया के द्वारा माई ओन लिटिल वर्ल्ड पुस्तक को लिखा गया है। टॉप 5 पुस्तक की अगर हम बात कर लें तो द लास्ट 4 मिनट्स पुस्तक डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी ने की है। ब्रिंगिंग गवर्नमेंट्स एंड पीपल क्लोजर, इसको डॉक्टर M रामचंद्रन ने लिखा है। लीडरशिप इन
अपरिचिएंटेड टाइम्स, इस पुस्तक को रितेश विग ने लिखा है। डॉन अंडर द डोम, ये पुस्तक स्वाति पांडे और अंकित मुखर्जी द्वारा लिखी गई है। द एग्जीक्यूशन ऑफ भगत सिंह, लीगल हेरेसिस ऑफ द राज, इस पुस्तक को सतविंदर सिंह जस ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, फिच रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी 11% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी, 12.8%। वो है आपका करेक्ट आंसर। जीडीपी होता क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। इसकी डेफिनेशन आप देख लें तो किसी निश्चित चालू वर्ष में किसी राष्ट्र द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। फिचिंग रेटिंग्स की अगर हम बात करें तो फिच रेटिंग्स एक अमेरिकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। इसकी स्थापना 1914 में हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसके CEO पॉल टिलर, इसके संस्थापक जॉन नॉल्स विच हैं। अगला जो हमारा है क्वेश्चन वो है क्वेश्चन नंबर 8। हिंदी में उत्कृष्ट साहित्यिक कार्य के लिए व्यास सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? व्यास सम्मान 2020। तो आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोफेसर शरद पगारे को व्यास सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है। तो यह पुरस्कार किसी भारतीय नागरिक द्वारा लिखित हिंदी में उत्कृष्ट साहित्यिक कार्य के लिए दिया जाता है। प्रोफेसर शरद पगारे को प्रतिष्ठित व्यास सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है और उन्हें यह सम्मान उनके उपन्यास पाटलिपुत्र की सामग्री, ये आप ध्यान रखिएगा क्योंकि एग्जामिनर पूछ सकता है कि उनके किस उपन्यास के लिए व्यास सम्मान 2020 से उनको सम्मानित किया गया। तो उनका उपन्यास है जिसका नाम है पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी के लिए 31वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। अगर हम बात कर लें टॉप 5 पुरस्कार की तो टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 से जो बाइडेन और कमला हैरिस को सम्मानित किया गया। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 से मैनुअल चारपेंटियर और जेनिफर एडोडना को शामिल किया गया। पिछले वीडियो जिसने हमारे देखे होंगे तो उनको पता होगा, पिछले वीडियो में हम ये डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। करंट के पर्पज़ से ना देखिएगा तो कम से कम उसमें आपको जीके के पॉइंट्स बहुत से मिल जाएंगे। हमारे वीडियो में आपके जीके के पॉइंट जो ऐड करते हैं वो लेटेस्ट ऐड करते हैं। कुछ पॉइंट्स ऐसे रखते हैं जिससे आपका करंट का रिवीजन हो जाता है। जैसे कि अभी मैंने फरवरी के करंट अफेयर्स स्किप कर दिए थे, तो ये पॉइंट भी मैं स्किप करूँगा क्योंकि मैं पिछले वीडियो में ये डिस्कस कर चुका हूँ। इसीलिए मैं अगला क्वेश्चन डिस्कस करूँगा जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। GNCTD अमेंडमेंट बिल को राज्यसभा में पास किया गया है। इसका संबंध किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य से है? तो जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली। GNCTD होता क्या है, इसके पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं, फिर इसके बारे में देखते हैं ये होता क्या है। तो जो इसकी फुल फॉर्म होती है वो होती है गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट। ठीक है, G फॉर गवर्नमेंट, N फॉर नेशनल, C फॉर कैपिटल, T फॉर टेरिटरी एंड D फॉर दिल्ली। दिल्ली में उपराज्यपाल को ज़्यादा शक्तियां देने वाले GNCTD संशोधन विधेयक को राज्यसभा ने मंजूरी दे दी है और इससे पहले 22 मार्च को GNCTD संशोधन विधेयक लोकसभा में पास हुआ था और अब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार GNCTD संशोधन विधेयक 2021 राज्यसभा में पारित हो गया है। अब इस विधेयक के तहत दिल्ली के उपराज्यपाल चुनी हुई सरकार से अधिक ताकतवर हो जाएंगे। न्यू दिल्ली की अगर हम बात करें तो इसके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, यहाँ के उपराज्यपाल अनिल बैजल, इसकी पहली महिला शासिका जी सुल्तान। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि किस संशोधन के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया, तो आप याद रखिएगा 69वें संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था। 1911 में ये दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया। इसकी पूरी इसके पीछे एक हिस्ट्री है जिस पे मैं एक वीडियो अपलोड करूँगा जल्दी, तब उसमें आप देख लीजिएगा। इसके बारे में विस्तार से आपको मैं बताऊंगा कि दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा कब दिया गया, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत, वो तो आपको हमने बता दिया। और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो आपके लिए ज़रूरी हैं,
तो आप उस वीडियो में देख सकते हैं। अगर हम बात करें आज के लास्ट क्वेश्चन की, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन नहीं है, ये पार्ट ए का सिर्फ लास्ट क्वेश्चन है। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बताया था आपको, ABC 3 पार्ट में हमने डिवाइड किया है, तो ये पार्ट ए का आपका लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद बी में हम डिस्कस करेंगे जो आपकी हाल ही में चर्चित न्यूज़ रही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं पहले। गुलामी और ट्रांसअटलांटिक दास व्यापार के पीड़ितों की स्मृति में अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस ऑफ द विक्टिम्स ऑफ स्लेवरी कब मनाया गया है? अच्छा क्वेश्चन है आपका। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर है वो है 25 मार्च को ये दिवस मनाया गया है। गुलामी और ट्रांसअटलांटिक दास व्यापार के पीड़ितों की स्मृति में अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष 25 मार्च को मनाया जाता है, यानी हर साल ये 25 मार्च को मनाया जाता है। यह दिन उन लोगों को सम्मानित करने और याद करने का अवसर प्रदान करता है जो क्रूर गुलामी प्रणाली के हाथों पीड़ित हुए और मारे गए। और दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य नस्लवाद और पूर्वाग्रह के खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। गुलामी और ट्रांसअटलांटिक दास व्यापार के पीड़ितों की स्मृति में अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2021 की थीम की अगर हम बात करें तो एंडिंग स्लेवरीज लेगेसी ऑफ रेसिज्म अ ग्लोबल इम्परेटिव फॉर जस्टिस, ये इसकी थीम है। तो ये आज के हमारे क्वेश्चन हो गए पार्ट ए। अब हम डिस्कस कर लेते हैं पार्ट बी। ये में खबरें हैं, ऐसी खबरें हमने इसमें ली हैं इस वीडियो में, लेक्चर में, जो आपके अभी हाल ही में काफ़ी खबरों में देखने को आपको मिली होंगी। चर्चित खबरें हैं। तो पहली है जो आपकी तो है यूनिवर्सल बैंक और SFB के लिए आवेदनों के मूल्यांकन के लिए श्याम गोपीनाथ के अधीन RBI ने 5 सदस्यीय स्थायी सलाहकार समिति का गठन किया। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने सार्वभौमिक बैंकों और लघु वित्त बैंकों और लाइसेंसिंग ऑन टैप के लिए आवेदनों का मूल्यांकन करने के लिए बाह्य सलाहकार समिति यानी SEAC के 5 सदस्यों की स्थापना की है। समिति की अध्यक्षता RBI के पूर्व डिप्टी गवर्नर श्यामला गोपीनाथ करेंगी। पैनल का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। इस समिति के सदस्य आप देख लीजिए, रेवती अय्यर इसके निदेशक हैं केंद्र बोर्ड RBI के, B महापात्रा पूर्व कार्यकारी निदेशक राष्ट्रीय भुगतान निगम भारत के, TN मनोहरन पूर्व अध्यक्ष केनरा बैंक के हैं ये, हेमंत जी कॉन्ट्रैक्टर पूर्व MD भारतीय स्टेट बैंक और पूर्व अध्यक्ष पेंशन कार्ड नियामक और विकास प्राधिकरण। अगली जो हमारी न्यूज़ है, कर मुक्त ब्याज के लिए भविष्य निधि अंशदान की सीमा 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष, यानी सरकार ने कर्मचारियों द्वारा भविष्य निधि अंशदान पर अर्जित ब्याज पर कर छूट की सीमा को निर्दिष्ट मामलों में 5 लाख प्रतिवर्ष किया है, जबकि बजट में प्रस्तावित 2.5 लाख रुपए है। ESEF स्मॉल फाइनेंस बैंक को ग्रेट प्लेस टू वर्क अवार्ड। ESEF स्मॉल फाइनेंस बैंक को ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट द्वारा ग्रेट प्लेस टू वर्क सर्टिफिकेट दिया गया। ESF ने 1992 में NGO के रूप में इवेंजेलिकल सोशल एक्शन फोरम के रूप में अपना परिचालन शुरू किया। बैंक बनने से पहले ESEF एक गैर बैंकिंग वित्त कंपनी और माइक्रो फाइनेंस संस्था थी। इसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लाइसेंस दिया गया था और इसका मुख्यालय केरल के त्रिशूर शहर में है। पॉल थॉमस ESEF के संस्थापक हैं। ठीक है, ESEF के संस्थापक कौन हैं? तो पॉल थॉमस ESEF के संस्थापक हैं। राज्यपाल को शक्तियाँ देने वाला विधेयक पारित किया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2021 जो उपराज्यपाल को निर्वाचित सरकार से कुछ अधिक अधिकार देता है, 24 मार्च 2021 को राज्यसभा में पारित किया गया था। नेशनल कमीशन फॉर एलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशंस बिल संसद द्वारा पारित किया गया। संसद ने नेशनल कमीशन फॉर एलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशंस बिल 2021 पारित किया है। यह बिल एलाइड और हेल्थ केयर पेशेवरों की शिक्षा और व्यवहार को विनियमित और मानकीकृत करने के लिए संबद्ध और हेल्थ केयर प्रोफेशन के लिए एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना करेगा। लोकसभा ने किशोर न्याय संशोधन विधेयक पारित किया। 24 मार्च 2021 को लोकसभा ने एक विधेयक को मंजूरी दी जो बच्चों की सुरक्षा और गोद लेने से संबंधित प्रावधानों को मजबूत करने का प्रयास करता है। सर्वोच्च न्यायालय ने चुनावी बॉन्ड के जरिए जुटाए गए धन के दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त की। सर्वोच्च न्यायालय ने 24 मार्च 2021 को राजनीतिक दलों द्वारा हिंसा और अराजकता फैलाने के लिए चुनावी बॉन्ड के माध्यम से उत्पन्न धन के संभावित दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त की और यह जानने की मांग की कि क्या सरकार ने ऐसी संभावना की जांच करने के लिए सुरक्षा उपाय किए हैं।
अगली है आपकी, भारतीय वायुसेना के पास 405 पायलटों की कमी है। तो केंद्र सरकार ने भारतीय वायुसेना के पास अधिकृत शक्ति के मुकाबले 405 पायलटों की कमी है। सरकार ने 24 मार्च 2021 को लोकसभा को ये बात आई। मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबडे ने न्यायमूर्ति एन.वी. रमण को अपना उत्तराधिकारी बनाने की सिफारिश की। भारत के मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबडे, जो 23 अप्रैल को सेवानिवृत्त यानी रिटायर हो रहे हैं, उन्होंने जस्टिस एन.वी. रमण को 24 मार्च 2021 को अपना उत्तराधिकारी बनाने की सिफारिश की। वर्तमान में जस्टिस रमण सीजीआई के बाद सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ जज हैं। भारतीय तटरक्षक जहाज वज्र को चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट में कमीशन किया गया। तटीय सुरक्षा को बढ़ाने के लिए छठे ऑफशोर गश्ती जहाज वज्र को 24 मार्च 2021 को औपचारिक रूप से चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट सेवा में लाया गया है। इसमें से कुछ न्यूज़ हमने ऐसे ली थी जो आपने जिसके एमसीक्यूज़ हमने अभी पार्ट 1A में डिस्कस किए थे। तो ये हमारा पार्ट भी डिस्कस हमने कर लिया। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं अपने होमवर्क के क्वेश्चन, फिर हम डिस्कस करेंगे आपके आज के क्वेश्चन बाद में डिस्कस करेंगे। पहले अपने होमवर्क के क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो आपके कुछ इस प्रकार थे। पहला आपका क्वेश्चन था, हाल ही में कौन सा राज्य इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो जो उसका आंसर है आपका वो है ऑप्शन बी, बिहार। भाई दूसरा का क्वेश्चन हमने होमवर्क में दिया था, हाल ही में जारी ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स में भारत 13 स्थान नीचे फिसलकर कौन से स्थान पर आ गया है? तो इसका आंसर है आपका 56वें स्थान पर। इससे पहले किस स्थान पर था? तो आप ये 13 स्थान फिसला है, तो आप ध्यान रखिएगा, ये आपका है अब ये 56वें स्थान पर 13 स्थान फिसल चुका है। अब हम देख लेते हैं आज के क्विज़। आज के क्विज़ जो हमारे हैं वो भी हमने 2 क्वेश्चन लिए हैं जो आपको होमवर्क के लिए हमने दिए हैं। आपको आंसर कमेंट में देना है, अगले वीडियो में हम आपको इसका आंसर बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये क्वेश्चन देख लीजिए एक बार। भोपाल के 2 शूटर्स ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर और चिंकी यादव ने ISF शूटिंग वर्ल्ड कप में कौन सा मेडल जीता है? आपके ऑप्शन देख लीजिएगा, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल या ग्रीन मेडल। ये आपके 4 ऑप्शन है, इसमें से एक करेक्ट आंसर है जो आपको कमेंट में करके हमें बताना है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस कंपनी ने कोविड-19 वैक्सीन की गोली विकसित करने की घोषणा की है? तो आपके ऑप्शन है जॉनसन एंड जॉनसन, ठीक है, एनमेडस, प्रोमास बायोटेक एंड इंडेसलैंड। तो इसका आंसर हम आपको कल बताएंगे कमेंट, लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इसका आंसर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाकी अगर कुछ इस वीडियो में कमी रह गई हो तो प्लीज़ लाइक मत करिएगा अगर आपको अच्छा ना लगे, लेकिन कमेंट करके हमें ज़रूर बता दीजिएगा। अगला वीडियो जो हम लेंगे उसमें हम आपको इसके आंसर बता देंगे। हाँ, बात कर लेते हैं PDF की। तो PDF जो पुराने लोग हैं जो इस हमारी वीडियो को लगातार रोज़ देखते हैं, डेली, उनको पता है कि हमारे टेलीग्राम चैनल पर इसकी PDF मिल जाती है। साथ ही साथ आपको वहाँ पर और भी PDF मिल जाएंगी, लेकिन जब आपको चैनल पर लिंक ओपन करेंगे हमारे टेलीग्राम की, तभी आपको पता चलेगा कि हमारा टेलीग्राम चैनल पे आपको कितनी चीज़ें स्टडी से रिलेटेड मिल जाएंगी। तो प्लीज़ उस चैनल को ज्वाइन करिए या ना करिए आपकी मर्ज़ी है, लेकिन इस चैनल को एक बार विज़िट ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपके लिए वहाँ पे बहुत सी हेल्पफुल सामग्री हमने तैयार की हुई है जो आपकी स्टडी से रिलेटेड है, और एग्जाम में अक्सर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो वहाँ पर हमने लिए हुए हैं। PDF में भी आपको मिल जाएंगे और साथ ही साथ आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएंगे। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे YouTube के माध्यम से तो जुड़े ही हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं YouTube के माध्यम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक हमने उसमें दे दी है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वहीं अगर हम बात कर लें फेसबुक की, तो आप हमसे फेसबुक के ज़रिए भी जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ये है हमारे इंस्टाग्राम का यूज़र ID। आप इंस्टाग्राम अपना ओपन करिएगा, वहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं, जैसा कि देख सकते हैं यूज़र ID हमारी, तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे भी हमने काफ़ी कुछ स्टडी मटेरियल शेयर किया हुआ है, जहाँ पे अगर आपको कोई डाउट हो इस वीडियो से रिलेटेड तो आप हमको कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। बाकी यूट्यूब, फेसबुक, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम यूज़र नेम हमारा आपको देखते दिया हुआ है, AZIM स्मॉल में है, ठीक है, फिर नीचे है डैश, फिर है 1718। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करना ना भूलें, और ये जो क्वेश्चन ने आज पूछे हैं आपसे इसका आंसर आप ज़रूर बताइएगा। ये 2 पार्ट हमने डिस्कस कर लिए। अगला पार्ट 3 हम डिस्कस करेंगे 28 मार्च से रिलेटेड करंट अफेयर्स, फिर उसके बाद हम डिस्कस
करेंगे 29 मार्च। ये हमने पार्ट इसलिए कर दिए हैं क्योंकि अगर हम ये चारों पार्ट एक में वीडियो अपलोड करते हैं, आपको देते हैं, तो आप इस वीडियो को देखने में थोड़ा आपको काहिली महसूस होती, क्योंकि ज़्यादा अगर लंबा वीडियो हो जाता है तो अक्सर आप सोचते होंगे चलिए छोड़िए इसको, मैं नहीं देखते हैं। लेकिन मैंने इसलिए सोचा कि इसके 4 पार्ट में इसको इसलिए अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि आप जैसा कि रोज़ डेली हमारे वीडियो देखते हैं, उसी तरीके से आप एक एक करके हमारे वीडियो देख लीजिएगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ एक बार आपसे गुजारिश करता हूँ कि कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।